राज्यसभा में लता जी को दी गई श्रद्धांजलि। सभापति ने कहा उनके जाने से स्तब्ध है देश। दाऊद और डी कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज। एनआईए ने दर्ज किया है यूएपीए का मुकदमा। जांच में जुटी एनआईए। पीएम मोदी की आज बिजनौर में होगी चुनावी रैली। चुनावी रैली को 18 विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा वर्चुअल प्रसारण। जनता से मांगेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को इलेक्शन कमीशन ने किया स्थगित। 22 मार्च तक उम्मीदवार दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। 22 अप्रैल को मतदान। कोरोना संक्रमण की स्थिति बदलते ही बिहार में बदलने लगे हालात। सभी स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल खुले। लोगों की उमड़ी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात लता मंगेशकर को लेकर के होगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके निधन और उसके निधन के बाद से लगातार देश स्तब्ध है। ऐसी तस्वीरें अब राज्यसभा में देखने को मिली है। दरअसल संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर की उल्लेखनीय भूमिका को याद करते हुए आज सदन में ये बातें कही गई और इस दौरान सभापति जो है एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है और देश को इसके लिए अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दशकों में लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं सहित विदेशी भाषाओं में भी लगभग 20 से 25 हजार से अधिक गाने गाए और देश और दुनिया को अपनी मधुर आवाज से मंत्रमुग्ध किया। लता मंगेशकर 1999 से 2005 तक राज्यसभा की मनोनीत सदस्य भी रही थी। लता मंगेशकर को आखिरी विदाई दी गई थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था और सीधे वो दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो गए थे, जहां उन्होंने आखिरी दर्शन किए और लता दीदी को उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके अलावा कई देश के कई जाने माने हस्तियों ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत रत्न लता मंगेशकर को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई, जहां तिरंगे में लिपटी उनके पार्थिव शरीर को उनके भाई ने मुखाग्नि दी। पंचतत्वों में उन्हें विलीन किया गया। उससे पहले एक अलग तस्वीरें थी, पूरा देश शोकाकुल था और ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। वो 3 तस्वीरें हैं जब लता मंगेशकर को विदाई दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, इसके अलावा राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई, जहां सेना ने उनके सम्मान में अपने जो बिगुल थे वो भी बजाए, बैंड बजाए गए। और साथ ही साथ तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पंचतत्वों में लता मंगेशकर को विलीन किया गया। वहां पर पूरी तरीके से एक अलग माहौल था। सभी लोग दुखी थे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहां लोग जो थे वो सभी मौजूद थे और उन्होंने आखिरी विदाई दी। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दाऊद इब्राहिम पर अब सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं किस तरीके से दाऊद इब्राहिम पर अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है और अब एनआईए इस मामले की जांच में जुट गया है। दाऊद और डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम की जो कंपनी है डी कंपनी से जुड़े मामले की भी अब जांच तेज हो गई है और इसको लेकर के एनआईए ने डी कंपनी के खिलाफ दर्ज किया है यूएपीए का मुकदमा। सीरियल मुंबई बम ब्लास्ट धमाका याद है आपको? वही इसी मामले को लेकर के आपको बता दें कि इस बम धमाके मामले में मास्टर माइंड मोस्ट वांटेड भगोड़ा अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम पर भारत सरकार शिकंजा जो है वो कसने की तैयारी में है और अब इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एनआईए को सौंप दी है। जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने मामले से जुड़ी जांच एजेंसी को जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई भी उनके साथ था, अनीस इब्राहिम। भारतीय सुरक्षा एजेंसी की अब वो रडार पर है। अनीस इब्राहिम नशीले पदार्थों के तस्करी में शामिल है और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दुबई से वो अपने धंधे संचालित कर रहा है। सुरक्षा एजेंसी को सुराग मिली थी कि अनीस इब्राहिम भारत में भी ड्रग्स के धंधे चला रहा था और इसको लेकर के अब बड़ी खबर आ रही है कि अब डी कंपनी पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। बिल्कुल हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, बड़ी खबर कही जाएगी और यूं कहे कि बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। गृह मंत्रालय भी अब
एक बार फिर से दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने की तैयारी में है? बिल्कुल, देखिए निर्भय, आज खबर निकल कर आई कि गृह मंत्रालय ने इसकी तरफ से एनआईए को आदेश दिया है कि जांच शुरू किया जाए। बिल्कुल। और खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि एनआईए ने यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है। अब ये समझिए, यूएपीए एक्ट के तहत यानी देशद्रोह की तरफ से मामला दर्ज होगा और उसके बाद कार्रवाई तेज की जाएगी और दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की तैयारी की जा सकती है। एनआईए को विशेष अधिकार है और वो इस तरीके से काम कर रही है। तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से आदेश दिया है और इस आदेश के बाद जब एनआईए अपने काम में लगी हुई है, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है वो लगी हुई है, तो कुछ ना कुछ यहाँ से निकलकर जरूर आएगा। जैसा कि खबर ये निकल कर आ रही है कि एनआईए के रडार पर दाऊद इब्राहिम का भाई है, तो कहीं न कहीं गतिविधियां जो चल रही हैं उसकी जानकारी बिल्कुल। अविनाश, जरा सा हम आपसे ये भी समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये बातें लगातार सामने आई है और खास करके ड्रग्स मामले को लेकर के भी अब पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि कुछ दिन इसलिए कह रहे हैं जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब से कहीं ना कहीं ड्रग्स मामले को लेकर के भी सरकार सक्रिय हो गई। दूसरी तरफ प्रशासन भी लगातार जो विभाग रहा है वो भी कार्रवाई कर रहा है। एक मामला ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं यूं कहें कि अगर सुराग ना मिल रहा हो तो एनआईए ने यूएपीए का मामला दर्ज किया हो। देखिए, यूएपीए और ड्रग्स दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ड्रग्स के मामले को लेकर जो एजेंसियां हैं वो दूसरी एजेंसियां जांच करती हैं, लेकिन जिस तरीके से यूएपीए एक्ट की अगर बात करें तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब जो गतिविधियां होती है वो अनलॉफुल होती हैं, अर्थात सरकार देखती है कि अगर इस तरीके से होता है और एनआईए इसको देखता है कि नहीं, कुछ बहुत गतिविधियां जो हो रही हैं वो कानूनी तरीके से जो है वो बिल्कुल गलत है, तो उसको लेकर जांच शुरू करती है। और इसमें विशेष अधिकार, जब 2019 में इसमें संशोधन हुआ था तो एनआईए को और विशेष अधिकार मिल गया था कि वो इसको जांच और बेहतर और बड़े स्तर पर कर सकती है। तो यहाँ से कुछ चीजें निकलकर सामने जो आ रही हैं, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ जानकारी जो गृह मंत्रालय है या फिर एनआईए के जो लोग हैं उनसे निकलकर सामने नहीं आ रही है, तो इससे बहुत ज्यादा कुछ कुल मिलाकर के कहें तो अब सरकार ने डी कंपनी पर कहीं ना कहीं कार्रवाई को और तेज कर दिया है और सख्ती दिख रही है। अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है और जो बातें सामने आ रही है कि अगर शिकंजा कसता गया और एनआईए सफल होती गई तो बहुत जल्द दाऊद इब्राहिम को लाया भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके की तस्वीरें लगातार दिख रही है, ऐसे में गृह मंत्रालय ने अब एनआईए को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और एनआईए अब इस मामले की जांच कर रही है। कई बातें सामने आई है। इसके मुताबिक आपको बता दूं कि जिस तरीके से अनीस इब्राहिम की बातें की गई, अनीस इब्राहिम पर भी जांच लगातार चल रही है क्योंकि अब वो रडार पर हैं। और इसके अलावा मुंबई सीरियल बम धमाकों का मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड भगौड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम रहा है, उस मामले को लेकर के भी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि फिलहाल गृह मंत्रालय ने इस मामले में कुछ खुल करके बातें नहीं कही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब गृह मंत्रालय ने एनआईए को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और इसके तहत कार्रवाई हो रही है। जांच की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो चुकी है। जल्द ही बड़ा अपडेट इस मामले में आने वाला है, लेकिन एनआईए अब आगे क्या कुछ करेगी ये सब कुछ देखना होगा और ये वक्त बताएगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम और उनकी जो कंपनी है डी कंपनी, उस पर भी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तो दूसरी तरफ अनीस इब्राहिम पर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है एनआईए। और जो बातें सामने आई उसमें यह कहा जा रहा है कि यूएई से बैठ करके दाऊद इब्राहिम का भाई जो है अनीस इब्राहिम, वो ड्रग्स के धंधे कर रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात यूपी चुनाव को लेकर के करते हैं। दरअसल यूपी चुनाव में अब धीरे धीरे प्रक्रिया और तेज होती जा रही है और ऐसे में बिजनौर में आज पीएम मोदी की हाइब्रिड रैली है। पीएम की रैली का सीधा वर्चुअल प्रसारण 18 विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा, जबकि पीएम मोदी बिजनौर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 18 विधानसभा क्षेत्रों में ये वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा। 3 जिलों के 21 निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यकर्ता होंगे इसमें शामिल। तो आपको बता दूं कि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले लगातार यूपी में चुनावी सभा को किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी यूपी को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कई दिग्गज जो नेता हैं, जिसमें बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही कई जो नेता हैं वो लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और जहां एक तरफ चुनावी सभाएं हो रही हैं तो दूसरी तरफ डोर टू डोर कैंपेन भी किया जा रहा है और यूपी को जीतने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और ऐसे में बीजेपी के निशाने पर अधिकतर सपा और बसपा दिख रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से सुरेश कुमार दुबे जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। हाइब्रिड ये रैली कितना असर कर पाएगा सुरेश जी? और योगी के साथ जो है पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से तमाम कार्यक्रमों को पहले भी, चुनाव के पहले भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में तमाम रैलियां करते हुए दिखाया कि हम जो है पूरे चुनावी मूड में हैं। और निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इसे हाइब्रिड रैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोरोना काल के दौरान थोड़ी पाबंदियां थी, हालांकि अब थोड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है, लेकिन इन सबके बीच में 18 क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में ये रैलियों को वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा। तो इसका असर कितना देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरीके से सपा पर लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो हमले बोलते जा रहे हैं, अब एक जगह पर खड़े होकर के कई जगहों से चुनावी सभा को संबोधित कर देना कितना फायदा पहुंचाएगा बीजेपी के लिए? सुरेश जी, पूरे जिस तरह से नागरिक जो मतदाता है वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की बातों को बहुत ही गौर से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक ही जगह से कई जिलों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा जो है प्रधानमंत्री द्वारा ये जो कार्यक्रम है तो बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी की ये सभा बहुत लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। सुरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। तो जिस तरीके की तस्वीरें लगातार दिख रही है, प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उनके सभा का जो प्रसारण होगा वो 18 विधानसभा क्षेत्रों में प्रसारित किया जाएगा, वो भी वर्चुअल माध्यम से। तो कुल मिलाकर के देखें तो अब यूपी की हुंकार बढ़ती जा रही है। 10 फरवरी को पहले चरण का यूपी में मतदान होना है। तो बिल्कुल ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से यूपी के रण को बीजेपी साधने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर के कई बातें सामने आ रही है। लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई एक और खबर है, वो अभी आपको बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में 7 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच ही राज्य निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद की 36 सीटों के लिए मतदान के कार्यक्रम का ऐलान किया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है और विधान परिषद की रिक्त सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया में यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू होंगी, जहां चुनाव के लिए अधिसूचना 15 मार्च को जारी होगी। वहीं 22 मार्च तक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। साथ ही मतदान 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और मतगणना 12 अप्रैल को होगी। तो देखना होगा कि 12 अप्रैल को 36 सीटों पर यूपी में जो चुनाव होना है, एक तरफ विधानसभा का चुनाव और उसके ठीक एक महीने बाद यानी कि 10 मार्च को यूपी का विधानसभा चुनाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर विधान परिषद के चुनाव की तैयारी होंगी और 12 अप्रैल को उसका परिणाम आएगा। देखना होगा क्या कुछ खास होगा। हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेश दुबे जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, जिस तरीके से सभी पार्टियां जो है वो विधानसभा चुनाव में जुटी हुई थी, ऐसे में 36 सीटों पर यह चुनाव किस तरीके से इसको देखते हैं आप कि अब इसे टाल दिया गया है, आगे होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 36 सीटों पे जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, प्रमुख पार्टियां भाग लेती हैं, जैसे आप जानते हैं बसपा, कांग्रेस। हालांकि के बीच ही कांटे का मुकाबला होता है और सीटों पर तो कहीं जाते हैं। तो अभी जो इस चुनाव को टाला गया है, तो विधानसभा चुनाव राजनीतिक पार्टियां जो है बड़ी काफी व्यस्तता में है और 10 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना था। तो हालांकि चुनाव आयोग ने भी इसको देखा कि 36 सीटों पे विधानसभा का चुनाव, लोग एमएलसी का चुनाव होना है,
तो इस तरीके से सभी पार्टियां व्यस्त है और एमएलसी का चुनाव भी उसी 10 तारीख से ही स्टार्ट कर दिया गया था। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा निर्णय लिया है। सभी पार्टियों ने अपनी आपत्ति भी जताई थी कि ऐसे में हम लोग जो है एमएलसी का चुनाव का प्रचार भी नहीं कर पाएंगे, हमारे कार्यकर्ता हमारे जिनको हम लोग टिकट दे रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए इस इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी कि 36 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव होना था, तो बिहार विधानसभा चुनाव जो थे, विधानसभा चुनाव के दौरान इन 36 सीटों पर चुनाव प्रचार करना पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा था। और ऐसे में आपत्ति के बाद अब चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए इन 36 सीटों पर जो होने वाले एमएलसी के चुनाव थे इन्हें अब आगे बढ़ा दिया गया है। पहले विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे यूपी में, उसके बाद इन 36 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होगा और फिर उसमें एक नई रणनीति दिखेगी पार्टियों की। फिलहाल यहां दिक्कतों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में जिस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के सियासत चल रही है, ऐसे में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अब बीजेपी और जेडीयू आमने सामने दिख रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आंकड़ा पेश किया है और उन्होंने करारा जवाब दिया है। जेडीयू जिस तरीके से लगातार बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के बातें कर रही है, तो ऐसे में अब एक आंकड़ा पेश करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी से बिहार जैसे राज्य को काफी राहत मिली है। तो आपको बता दूं कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है और उन्होंने जो आंकड़ा दिया उसमें बताया कि किस तरीके से बिहार को केंद्र सरकार सहयोग पहुंचा रही है। उन्होंने अपने उस पोस्ट में लिखा है कि बिहार को महाराष्ट्र के मुकाबले 1000 करोड़ ज्यादा मिलते हैं। ये जानकारी दी, देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने, यानी कि संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने आंकड़ा दिया है और उन्होंने बताया है कि जो लोग बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार को विशेष सहायता केंद्र सरकार से नहीं मिल रही है, अब उनको उन्होंने करारा जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं ये टकराव दिख रहा है जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से लगातार मांग की जा रही है और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने सदन में भी इसकी मांग की थी और लगातार सोशल मीडिया माध्यमों से वो केंद्र सरकार से इसकी मांग करते हुए दिखे। इसके अलावा जेडीयू के सांसद ने भी पिछले दिनों सदन में ये मांग रखी थी और उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष पैकेज कब मिलेगा, बिहार को इस स्थिति में बेहतर बनने के लिए, एक विकसित राज्य बनने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत है और वो सहायता राज्य सरकार को नहीं मिल रही है केंद्र सरकार से। जिसके बाद अब बीजेपी ने करारा पलटवार किया है और इस पोस्ट के माध्यम से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने डाटा दिया और उसमें कहा है कि महाराष्ट्र से 1000 करोड़ रुपए बिहार को अधिक मिलते हैं। इधर कोरोना स्थिति सामान्य होते ही बिहार में मिली राहत। बिहार में आज से खुल गए हैं सभी स्कूल कॉलेज। बिहार में सभी धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है। महावीर मंदिर में सुबह से ही भक्त का तांता लगा हुआ है। 50% के साथ सिनेमा हॉल भी खुल गए हैं। कोरोना की स्थिति सामान्य होते ही बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसके तहत आज से बिहार में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। जहां पटना के महावीर मंदिर में सुबह से ही भक्त पूजा करने पहुंच रहे हैं। वहीं सभी भक्तों के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। साथ ही काफी लंबे वक्त के बाद मंदिर खोलने पर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं पटना के हनुमान मंदिर का जायजा लिया संवाददाता निषेध ने। कोरोना के कम मरीजों को देखते हुए, अब स्थितियों को ठीक देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज से जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी को खोल दिया गया है। ये जी बहुत दिन के बाद खुला है और भगवान करे कि अब जो है लोग कोरोना मुक्त हो। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि अब बड़ी राहत मिल गई है बिहार में। जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो तस्वीरें बदलती हुई दिखी थी, उन तस्वीरों के बीच अब बड़ी राहत। कोरोना की स्थिति सामान्य होते ही बिहार में लोगों को राहत मिल गई है और सिनेमा हॉल 50% के साथ, इसके साथ साथ सभी जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान, वो खोल दिए गए हैं। लेकिन 8वीं से नीचे तक के जितने भी, यानी कि 1 से लेकर 8वीं तक के
जो भी विद्यालय है वो 50%, जबकि 9वीं से लेकर के ऊपर के जितने भी कोचिंग संस्थान और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन सभी को 100% की उपस्थिति के साथ खोल दिया गया है। इसके अलावा जो भी सिनेमा हॉल हैं, मॉल हैं, उन सभी को खोल दिया गया है, लेकिन उसके लिए 50% की उपस्थिति ही होनी जरूरी है। इसके अलावा सभी धार्मिक संस्थानों को खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना सभी जगहों पर जरूरी होगा और इसे किसी भी हाल में कोताही बरतने पर कार्रवाई हो सकती है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर गया से आ रही है। आपको बता दूं कि गया में ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई है और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये गया से तस्वीरें आई है, जहां पर पटरी से ट्रेन उतर गई है और इसकी 2 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये रही कि यहां पर फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीरें गया की आई है और यहां पर अब राहत और बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। लेकिन गनीमत ये रही कि ये जो ट्रेन है इसमें यात्री फिलहाल नहीं दिख रहे हैं और ये ट्रेन पूरी तरीके से खाली है। सबसे बड़ी बात ये रही कि यहां पर अगर यात्री होते, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो यात्री ट्रेन दिख रही है, लेकिन यहां स्थितियां क्या कुछ है वो तस्वीरें बखूबी बयां कर रही है। पटरी से उतर गई है 2 ट्रेन, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये तस्वीरें गया से दिखा रहे हैं जहां पर पटरी से उतरी ट्रेन की 2 बोगियां और यहां पर अब राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीरें दिख रही है जहां पर पटरी से ट्रेन की बोगियां जो है वो उतर गई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके की ये तस्वीरें हैं जहां पर हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो देख रहे हैं यहां पर राहत और बचाव कार्य जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो गया है। फिलहाल इस रास्ते में जिस तरीके की ये घटना हुई है उसके बाद फिलहाल जो पटरी है वो पूरी तरीके से अब यहाँ पर बचाव कार्य चल रहा है। फिलहाल इस रास्ते से जो ट्रेनें जाने वाली थी उनको क्या कुछ स्थितियां, उनकी क्या स्थितियां, उस पर हम जानकारी लेंगे। हम अपने सहयोगी से गया चलेंगे और वहां पर उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल ये घटना कैसे हुई और किस तरीके की तस्वीरें, और ये जो तस्वीरें दिख रही है ये जो ट्रेन है ये यात्री बोगी है तो फिर खाली क्यों पड़ी है और किस तरीके से यहाँ की स्थितियां रही हैं। हम अपने सहयोगी से बात करेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र गया से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 2 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई है, क्या कुछ था पूरा मामला, किस तरीके से ये घटना घटी? घटना तो कोई घटी नहीं, वैसा घटना घटी नहीं है और वैसा घटना घटी नहीं है। तो बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें दिखी है फिलहाल यहाँ क्या कुछ स्थितियां रही हैं वो आप देख सकते हैं। ट्रेन जो है उस पटरी से गुजर रही थी, इसी दरमियान यहाँ पर 2 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई है और अब राहत और बचाव कार्य जो है वो यहाँ चल रहा है। और यहाँ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।